हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमीज यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, हम क्लास 11th फिजिक्स टर्म 2 के चैप्टर वेव्स में से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है बीट्स के ऊपर। इसमें हम समझेंगे कि बीट्स क्या होता है, बीट इंटरवल का डेरिवेशन करेंगे, बीट फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन करेंगे। मैं आपको पूरा टॉपिक यहां पर समझा रहा हूं अच्छे से। फाइनल एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको लिखकर कैसे आना है उसके लिए नोट्स का लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसको एज इट इज लिखाना, जैसा मैंने वहां लिखा वैसे छाप आना बोले तो, ठीक है। तो समझते हैं कि बच्चों बीट्स क्या हैं। जब दो साउंड वेव्स, हार्मोनिक साउंड वेव्स, हार्मोनिक, ठीक है, बिल्कुल एक पर्टिकुलर पैटर्न में चलती हुई, जैसी आपने वेव पढ़ी है वैसी, ठीक है। हार्मोनिक वेव, दो साउंड वेव्स जब इंटरफेयर करती हैं, इंटरफेरेंस समझाया था ना कि जब एक ही जगह पर दो वेव्स आ जाती हैं तो एक नई वेव क्रिएट होती है। तो जब दो साउंड वेव्स नियरली सेम फ्रीक्वेंसीज की, ना ही तो उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए ना बहुत ज्यादा डिफरेंट होनी चाहिए, नियरली सेम फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी में ज्यादा से ज्यादा 10 का डिफरेंस हो सकता है। जैसे एक की फ्रीक्वेंसी है 250 तो दूसरे की फ्रीक्वेंसी होगी 260, इस तरीके से। तो सिर्फ इतनी फ्रीक्वेंसी डिफरेंस की जब दो वेव्स इंटरफेयर करती हैं तो एक नई वेव क्रिएट होती है जिसमें कि पीरियोडिकली साउंड की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती है और घटती है। ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूं आपको, मैं ही बताऊंगा, मैं पढ़ा रहा हूं। देखो बच्चों, ये यहां पे हमने दो वेव्स दिखाई हैं नियरली सेम फ्रीक्वेंसी की, मतलब एक दिखाई है ब्लैक से और एक दिखाई है रेड से। अब जरा इनको ध्यान से देखना, ये टाइम लाइन है ना, ये समय बीतता जा रहा है। तो देखे जरा क्या हो रहा है इनके साथ। यहां पर t इक्वल टू 0 है और हम मान लेते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये t इक्वल टू 1 सेकेंड है और ये वाला जो पॉइंट है ये t इक्वल टू 2 सेकेंड है। अब आप जरा ध्यान से देखना, 0 से लेकर 1 सेकंड में, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि 1 सेकंड में कितनी वेव्स प्रोड्यूस हुई। तो अगर इनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो ब्लैक वाले की 1 सेकंड में डिफरेंट नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस होंगी, रेड वाले की डिफरेंट नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस होंगी। तो देखे जरा कितनी प्रोड्यूस हुई, पूरी वेव देखो। पहले हम देखते हैं ब्लैक वाले की, 1 वेव, 2, 3, इसकी हुई कितनी वेव्स, 3, और रेड वाले की 1, 2 और यहां तक 2.5। तो रेड वाले की 2.5 वेव्स प्रोड्यूस हुई, ब्लैक वाली वेव की 3 वेव्स प्रोड्यूस हुई, ठीक है। तो होगा क्या, इस स्लाइट डिफरेंस से क्या होगा, देखो जब ये स्टार्ट हुई तो एकदम फेस डिफरेंस था ही नहीं इनके बीच में, 0 था। क्रस्ट पे था, ट्रफ पे था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये थोड़ी शिफ्ट होती गई और यहां तक आते आते इसका जो क्रस्ट है वो ट्रफ के बिल्कुल उल्टा आ गया। अब यहां पर फेस डिफरेंस कितना हो गया, पाई का। इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स मैंने आपको पढ़ाया ना, अगर वो आपको नहीं आता है तो ये समझना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जब दो वेव्स इंटरफेयर करती हैं, क्रस्ट पे फॉल करता है तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, लेकिन क्रस्ट ट्रफ पे फॉल करता है तो एम्पलीट्यूड कट जाता है ना। और बीच में क्या हो रहा है देखो, अगर मैं इस हिस्से की बात करूं, अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं तो इतना पार्ट जो है वो रेड वाले का क्रस्ट और ब्लैक वाले का क्रस्ट मैच हो रहा है, लेकिन इतना पार्ट इसके क्रस्ट का इसके ट्रफ पे है ना। तो यहां पे कुछ एडिशन होगा, कुछ सब्ट्रैक्शन होगा, और यहां पे तो मैक्सिमम पार्ट जो है दोनों का क्रस्ट पे है, ठीक है। और इससे पहले वाली वेव की बात करूं तो बिल्कुल मैच कर रहा था, है ना। तो क्या होगा, जहां पर बिल्कुल मैच कर जाएगा यानी फेज डिफरेंस इनके बीच में 0 होगा, वहां तो इंटेंसिटी अचानक बढ़ जाएगी साउंड की। और फिर यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है कि कुछ हिस्सा क्रस्ट का ट्रफ पे है, और अगर मैं अगली वेव की बात करूं तो बहुत ही कम हिस्सा रह गया क्रस्ट का क्रस्ट पे, मैक्सिमम ट्रफ का ट्रफ पे हो गया। और यहां पे बात करूं तो पूरा का पूरा क्रस्ट और ट्रफ उल्टा आ गए हैं, तो फेस कट जाएगा, है ना। तो क्या हो रहा है, यहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलेगा, फिर थोड़ा कम, किसका, जो रिजल्टेंट वेव बन रही है इन दोनों के इंटरफेरेंस से, जो नई वेव बन रही है उसका एम्पलीट्यूड यहां मैक्सिमम होगा, फिर कम होता यहां 0 हो जाएगा, और फिर बढ़ता यहां आके फिर मिल गई है और फिर यहां मैक्सिमम हो जाएगा। तो जो नई वेव क्रिएट होगी इन दोनों के इंटरफेरेंस है वो कुछ ऐसी दिखेगी, जिसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, फिर एम्पलीट्यूड कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर यहां 0 हो गया, फिर बढ़ा और फिर यहां पर मैक्सिमम हो गया, ठीक। तो जहां जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हुआ है और एक बार मैक्सिमम एक बार मिनिमम, ये रीजन्स, ये बिल्कुल ये पैटर्न्स रिपीट होंगे, है ना। अगला पैटर्न फिर ऐसा ही होगा, ये इस पूरे एक को बीट बोलते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वाले को मिला के दिस कॉन्स्टिट्यूएट्स 1 बीट, एक बीट यहां पे ऐसे बने,
ठीक है, समझ में आई बात। तो बीट फ्रीक्वेंसी का हमने डेरिवेशन करना है। बीट फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में कितनी बीट्स प्रोड्यूस हुई, और बीट इंटरवल का हमने डेरिवेशन करना है। बीट इंटरवल मतलब कि दो बीट्स के बीच में कितना समय लगा। करें, ओके। तो मान लेते हैं कि पहली वाली जो वेव है वो है, देखो हमने वेवलेंथ भी दोनों की सेम लिया है, इसकी भी इतनी, इसकी भी इतनी, एम्पलीट्यूड भी सेम लिया है, बस फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हमने लेना है ना। फ्रीक्वेंसी का हम डिफरेंस लेंगे ए साइन ओमेगा 1t, इसकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 1। दूसरे वाले की जो फ्रीक्वेंसी है वो है ए साइन ओमेगा 2t। यहां पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत ही नहीं। देखो वेलोसिटी होती है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, तो अगर वेवलेंथ भी सेम है तो इन दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट होगी, तभी तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट आएगी। लेकिन अगर इनकी वेवलेंथ भी सेम है तो वेलोसिटी सेम होगी, इसलिए फ्रीक्वेंसी डिफरेंट आएगी ना। वेलोसिटी होती है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, तो अगर इन दोनों का लैम्डा सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, ये तभी पॉसिबल है ना जब दोनों का v डिफरेंट होगा। अगर v भी सेम है, दोनों का लैम्डा भी सेम है, तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट आएगी। तो इनमें फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस है, किसी भी तरीके से है, बट फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस है। ओमेगा क्या होता है 2 पाई न्यू, सो दिस कैन बी रिटन एज ए साइन 2 पाई न्यू 1 इंटू टी, एंड दिस कैन बी रिटन एज ए साइन 2 पाई न्यू 2 इंटू टी। इन दोनों की इंटरफेरेंस से जो वेव बनेगी उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगी y1 प्लस y2। अब इस वेव को जरा सा हम पहले ऑब्जर्व कर लें, हमको जो रिजल्ट मिलने वाला है जरा उसको हम पहले से डिस्कस कर लें। इस वेव को देख रहे हो, ये एक नई तरह की वेव है। आपने कैसी वेव पढ़ी है, जो हर बार जिसका एम्पलीट्यूड मतलब कांस्टेंट है, हर बार बराबर हाइट तक जाती है, बराबर डेप्थ तक जाती है, यानी ये है ना ऐसी। लेकिन ये यहां पे इसका एम्पलीट्यूड इतना है, फिर 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 इतना। अगर हम सिर्फ एम्पलीट्यूड को देखना चाहते हो तो मैंने ये रेड लाइंस लगाई है, इसको बोलते हैं वेव एनवलप। एनवलप की तरह पैक कर दिया ना एक तरीके से इस लाइन को, इस लाइन ने वेव को। तो इसका जो वेव एनवलप है, जो मतलब इसका एम्पलीट्यूड है, वो कैसे वेरी कर रहा है, वो ऐसे वेरी कर रहा है ना। आगे भी आप देखोगे तो वो ऐसे वेरी कर रहा है, ऐसे जैसे एक वेव चलती है, इधर जाओगे ऐसे वेरी कर रहा है। यानी इसका एम्पलीट्यूड ऐसे वेरी कर रहा है जैसे वेव की डिस्प्लेसमेंट वेरी करती है। डिस्प्लेसमेंट तो इसमें वेरी कर ही रही है, वेव की डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट है उसके अंदर, जैसे एक पार्टिकल है ये, वेव यहां से पास हुई तो पार्टिकल पहले बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, फिर कम होगा कम होगा कम होगा कम होगा, फिर दूसरी तरफ बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर कम होगा। अगला पार्टिकल भी ऐसे ही पहले बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, वहीं तक जाएगा, ये नहीं कि ज्यादा ऊपर तक जाएगा। लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा, यहां पे यहां एम्पलीट्यूड ज्यादा है, यहां कम है, यहां कम है, यहां कम है। यानी कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो ऐसे चेंज हो रहा है कि पहले कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर मैक्सिमम। इसका एम्पलीट्यूड ऐसे चेंज हो रहा है, पहले कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर मैक्सिमम, जैसे नॉर्मली वेव की डिस्प्लेसमेंट चेंज होती है। यानी ये जो वेव है, इस वेव का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। ये वाला जो पार्ट आएगा ना इस वेव का, ये जो इनके इंटरफेरेंस से वेव्स आ रही है, इसका जो ये वाला पार्ट आएगा ये कांस्टेंट नहीं आएगा। देखो जरा, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो ए कॉमन आ जाएगा, और साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाऊंगा 2 साइन सी प्लस डी, दिस प्लस दिस, एक तो इसमें 2 पाई कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा न्यू 1 प्लस न्यू 2 बाई 2, और टी कॉमन आ जाएगा, कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी माइनस डी बाई 2। इधर भी 2 पाई कॉमन ले लो, ऐसा नहीं है इसमें 2 पाई पहले लिखना होता है उसमें बाद में लिखना होता है, इसमें भी आप पहले लिख लो। मैं लिखना भूल गया है ना, मैंने, कहीं तुम कंफ्यूज ही ना हो जाओ कि एक में 2 पाई पहले लिखना है एक में बाद में लिखना। लो थोड़ी सी जगह बना के हम यही लिख देते हैं, कॉस 2 पाई, ठीक है। अच्छा, अब मान लो अगर मैं इस वाली टर्म को पहले लिख लूं और मैं इसको लिखूं, इस वाली टर्म को मैं पहले लिख लूं cos 2 पाई न्यू ए टी,
और अभी बताता हूं, और इसको लिख लूं साइन 2 पाई न्यू बी इंटू टी, है ना, वेयर मैंने किसको क्या डाला, न्यू ए मैंने किसको डाला, बार बार इतना पूरा नहीं लिखूंगा, तो मैंने इसको न्यू ए का नाम दे दिया सपोज, ठीक है ये, और इसको नाम दे दिया न्यू बी का। ओके ठीक, समझ में आया। अच्छा अब जरा ध्यान से देखना, एक वेव की इक्वेशन क्या होती है, एक वेव की इक्वेशन होती है ए साइन 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू टी। तो अगर मैं इस पूरी वैल्यू को, इसको ए ले लूं, ए मान लो इसको हम लिख लें ए डैश, इस पूरे को हम एक बार लिखें ए डैश, तो हमने इसको लिखा ए डैश साइन 2 पाई न्यू बी इंटू टी। तो ये वेव ही तो है ना, ये वेव है, लेकिन इसका ये जो एम्पलीट्यूड है ए, दिस ए इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इस एम्पलीट्यूड की खुद की एक इक्वेशन है जो बिल्कुल वेव की तरह है, देखो इसकी अपनी एक इक्वेशन है ना, ये 2a cos 2 पाई न्यू टी, साइन हो कॉस हो, ये वेव की ही तो इक्वेशन है, यानी एम्पलीट्यूड वेव की तरह वेरी कर रहा है। तो जहां जहां पे ये मैक्सिमम होगा एक बार और मिनिमम होगा, दिस इज वन बीट। तो देखें जरा कहां कहां पर ये मैक्सिमम या मिनिमम होगा। मैक्सिमम का मतलब ये है या ये है, ये दोनों ही मैक्सिमम है। दिस इज +1, दिस इज -1, क्योंकि एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो ए तो कांस्टेंट है और न्यू ए भी कांस्टेंट है, क्योंकि न्यू ए क्या है, न्यू1 माइनस न्यू2 बाई 2, ये जो डिफरेंस है ये कांस्टेंट होगा। यहां पर हम मान लें कि न्यू1 बड़ा है, जो भी तुम्हें दो फ्रीक्वेंसीज दे रखी होंगी उसमें से जो बड़ी वाली है उसको हमने न्यू1 ले लिया है, ठीक है ओके। जैसे यहां पे एक की फ्रीक्वेंसी 2.5 थी, एक की 3 थी, तो 3 वाला जो है वो न्यू1 है और 2.5 वाला न्यू2 है। तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बिल्कुल वेव की तरह वेरी कर रहा है। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब cos थीटा मैक्सिमम होगा, है ना। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड में, अगर मैं लूं मैक्सिमम, मैंने कहा ये भी है और ये भी है, तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई, +-1। और कहां पर होता है cos थीटा +-1, 0 पे 1 होता है, पाई पे -1 होता है, फिर 2 पाई पे 1 होता है, 3 पाई पे -1 होता है, यानी कि पाई के मल्टीपल्स पे। तो हम ये लिख सकते हैं कि 2 पाई इंटू, इसकी वैल्यू डाल दो, इसकी वैल्यू है, अच्छा टी भी तो था ना यहां, न्यू1 माइनस न्यू2 बाय 2 इंटू टी इक्वल टू n पाई। क्या क्या कैंसिल हुआ, एक तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, एक ये पाई से पाई कैंसिल हुआ, तो t आ गया ये n अपॉन न्यू1 माइनस न्यू2। यानी कि कहां कहां पर ये मैक्सिमम होगा, इस टाइम पे ये मैक्सिमम होगा। अगर मैं n को 1 डालता हूं, अगर मैं n को 1 डालता हूं तो मेरे को ये मिलेगा, n को 0 भी डाल सकते हैं क्योंकि 0 पे भी तो ये cos 1 होता है, बट 0 डाल के t इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो n को मैंने 1 डाला, तो पहली बीट मेरे को मिलेगी, पहली बार ये मैक्सिमम कब होगा, इस टाइम पे, लेट दिस इज बी t1, और दूसरी बार ये मैक्सिमम होगा इस टाइम पे। तो दो मैक्सिमा के बीच में गैप कितना आया, दो मैक्सिमा के बीच में गैप आया दिस माइनस दिस, जो कि आएगा 1 अपॉन न्यू1 माइनस न्यू2, है ना। यानी कि दो मैक्सिमा हो रहे हैं इतने इंटरवल पे, यानी यहां से लेकर यहां तक का ये जो टाइम है वो ये, समझ गए। अब हम देखें कि दो मिनिमा जो हैं वो कब हो रहे हैं, ये मिनिमम कब होगा, कॉस क्या मिनिमम मैग्नीट्यूड क्या है 0, और कॉस थीटा 0 कहां पे होता है, 90 पे, 270 पे, है ना। यानी कि अगर कॉस 2 पाई इंटू न्यू ए इज व्हाट, न्यू1 माइनस न्यू2 बाय 2 इंटू टी, अगर ये 0 है तो ये कहां कहां पर 0 होता है कॉस थीटा, ये 0 होता है, ये 0 होता है 2n+1 इंटू पाई बाय 2 पे, है ना, 2n+1 इंटू पाई बाय 2 पे। अब देखो क्या क्या कैंसिल हुआ, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये पाई से पाई कैंसिल हुआ, और
क्या मिला, t की वैल्यू क्या मिली, t की वैल्यू मिली 2n+1 अपॉन ν1 माइनस ν2 इंटू 2। ये तो ये पहली बार कहां पे होगा, मिनिमम कहां होगा, n को 1 डाला या n को 0, यहां तो डाल सकते हैं, यहां 0 डालने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहली बार मिनिमम कब होगा, 1/2 ν1 माइनस ν2 पे। दूसरी बार मिनिमम कब होगा, जब n को हमने 2 डाला और 1 डाला, तो 3/2 ν1 माइनस ν2 पे। फिर आगे n की वैल्यूज डालते रहो, पर हमारा काम हो जाएगा। हम ये देखना चाहते हैं, दिस इज t2 है ना, हम ये देखना चाहते हैं कि दो मिनिमा के बीच में कितना टाइम गैप है। तो कितना आया, दिस माइनस दिस, 1/ν1 माइनस ν2 कॉमन आ गया, 3/2 माइनस 1/2, 3/2 माइनस 1/2 इज 1, सो इट इज अगेन दिस, है ना। यानी इस मिनिमा से लेकर अगला जो मिनिमा आएगा उनके बीच में भी गैप यही है। सो दिस इज बीट इंटरवल ना। अगर यहां से लेकर यहां तक जो टाइम है वो मान लो 1 सेकेंड है, मान लो 1 सेकेंड है, और इस मिनिमा से लेकर अगले मिनिमा का वहां तक का भी 1 सेकेंड है, तो एक मिनिमा और एक मैक्सिमा को मिलाकर ही तो बीट बोला जाता है। तो दो बीट्स के बीच में टाइम कितना हुआ, यहां से लेकर यहां तक ½ सेकेंड है, पर यहां दूसरी बीट थोड़ी शुरू हुई, ये पहली बीट है, फिर मिनिमा भी बीट का ही पार्ट है, और ये दूसरी बीट है। तो दो बीट्स के बीच का जो समय है वो कितना हो गया, 1 सेकेंड। यानी कि जो मैक्सिमा या जो मिनिमा, एक मिनिमा से लेकर दूसरे मिनिमा तक जो उनके बीच का टाइम गैप आ रहा है वही हमारा बीट इंटरवल है। तो हमको बीट इंटरवल का जो फॉर्मूला है वो मिल चुका है, 1/ν1 माइनस ν2, है ना। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं अगर एक फ्रीक्वेंसी जो है वो 260 हर्ट्ज है, जब साउंड बढ़ता है तो उसको बोलते हैं वैक्सिंग ऑफ साउंड, और जब कम होता है तो उसको बोलते हैं वैनिंग। ये टर्म्स दे रखे हैं, इनका ध्यान रखना। और दूसरी है 250 हर्ट्ज। तो ये दोनों साउंड्स जब इंटरफेयर करेंगे तो 1/260 माइनस 250 10, यानी कि बीट इंटरवल क्या आएगा, 0.1 सेकेंड। हर 0.1 सेकेंड में एक बीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और बीट फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में कितनी बीट्स बनेंगी। तो ऑब्वियसली इसका रेसिप्रोकल कर दो। काफी जगह पर इसमें मॉड दे रखा है जो ये कहना चाह रहा है कि तुम किसी को भी ν1 ले लो, किसी को भी ν2 ले लो, बस डिफरेंस इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप छोटे वाले को यानी 250 इसको लेते, 260 इसको लेते, 250 माइनस 260 माइनस 10 का मॉड +10, तो मॉड भी लगाया तो कोई टेंशन नहीं है, देख के घबरा मत जाना। तो देखो अगर बीट इंटरवल है 0.1 सेकेंड, तो बताओ एक सेकंड में कितनी बीट्स प्रोड्यूस होंगी, 1/0.1 यानी 10, है ना। अगर एक सेकंड में 0.1 सेकंड में एक बीट प्रोड्यूस हो रही है तो 0.1 में एक, फिर 0.2, फिर 0.3, तो एक सेकंड में कितनी बीट्स प्रोड्यूस होंगी, एक सेकंड में 10 बीट्स प्रोड्यूस। ठीक, सो ये होता है बीट्स, ये है बीट इंटरवल और बीट फ्रीक्वेंसी। अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, नोट्स मैं आपको दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।